हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। और आज हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स 22 अप्रैल को। तो इस दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है आपको पता ही होगा। हमारी जो धरती है उसको दो हेमिस्फीयर्स में बांटा जा सकता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और इसमें जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है, इस दिन यहाँ पर स्प्रिंग सीजन आ जाता है, स्प्रिंग सीजन। और सदर्न में पतझड़, ऑटम, ऑटम सीजन आ जाता है। तो इस दिन को मार्क करने के लिए 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इन्वाइटेड, 40 देशों के प्रमुख को बुलाया गया टू टेक पार्ट इन अ वर्चुअली हेल्ड क्लाइमेट चेंज समिट। तो एक क्लाइमेट चेंज समिट हुआ, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, सभी देशों के वर्ल्ड लीडर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पर इनवाइटेड थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इनवाइटेड थे। तो ये एक वर्चुअली कंडक्ट किया गया बाय यूएसए। और इससे में क्या था, यूएसए और चाइना जो कि बिगेस्ट पॉल्यूटर्स हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटर्स हैं वर्ल्ड के, उन तो यूएसए ने ही ये हेल्प किया था ताकि जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो अपना एनवायरनमेंट में योगदान को बढ़ावा दें। इस साल नवंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में भी एक समिट होगा, यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंटल समिट होगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये सबमिट किया गया ताकि एनवायरनमेंट के लिए सभी देश अपनी अपनी जो भी योगदान डाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, और अपने जो एनवायरमेंटल जो भी गोल्स हैं उसको रिवाइव करें और नए सिरे से नई शुरुआत करने की कोशिश करें। तो ये हेल्प किया था यूएसए में, और इस साल होगा ग्लासगो में नवंबर में। ये याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु सक्सेसफुली कमर्शलाइज्ड कोविरैप। सो सबसे पहले कोविरैप होता क्या है? कोविरैप एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे कि मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ। ये है कोविरैप। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जैसे कोविड की या किसी भी तरह के, कई और डिफरेंट तरह के, मेनली कोविड के लिए बनाया गया है लेकिन और भी कई तरह के इन्फेक्शंस को ये डील कर सकता है, उसकी डायग्नोस कर सकता है। तो इसको किसने बनाया है? इसको बनाया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है क्योंकि डायग्नोस करना ही काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनमें डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन वाले वेरिएंट आ रहे हैं, उनको डायग्नोस करना क्योंकि उनके कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ मॉक्सी। मॉक्सी क्या है? तो आपको याद होगा दोस्तों के पीछे ही नासा ने एक रोवर भेजा था मार्स पे जिसका नाम था परसेवरेंस। उसके साथ एक इन्होंने डिवाइस अटैच किया था, आपको मैं दिखाता हूँ मैप में। ये देखिए, ये है वो रोवर और इसके साथ यहाँ पर एक डिवाइस अटैच किया गया था जिसको कहा जाता है मॉक्सी। मॉक्सी का मतलब, पूरा मतलब है, ये देखिए पहले, मॉक्सी कुछ ऐसा है, एक टोस्टर के साइज़ का है, ये एक टोस्टर के साइज़ का है, इस तरह की ये शेप है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑक्सीजन इन सेतु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसका काम क्या है? मार्स में आप जानते हैं कि जैसा हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है उसका 1% एटमॉस्फेयर ही है, तो बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेकर उससे ऑक्सीजन बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको CO2 में कन्वर्ट करना, यही इसका काम था। और इसने ये सक्सेसफुली किया भी। इसने क्या किया? इसने 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को बनाया। वैसे इसकी जो कैपेसिटी है वो ये 5 ग्राम इन्होंने बनाया। ये 10 मिनट के लिए कोई भी इसमें ब्रीथ कर सकता है इतनी ऑक्सीजन में। सो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 आवर। 1 घंटे में 10 ग्राम तक ऑक्सीजन बना सकता है। अभी इसके एक ही बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, अभी ये 10 बार और कंडक्ट किया जाएगा ताकि पता लग सके
कि ये सक्सेसफुली बना सकता है और इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। और ये डेवलप किसने किया है मॉक्सी? ये डेवलप किया है MIT USA की, MIT ने, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दुनिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है फॉर फॉर इंजीनियर्स। गेट के थ्रू इसमें इंडिया में एडमिशन मिलता है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स क्या है? ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और इस बार इन्होंने किया है विद एसेंचर के साथ पार्टनरशिप करके। एसेंचर एक कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, IT कंपनी है, ये डेवलप करती है बहुत बड़ी कंपनी है ये वर्ल्ड की। इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक डील कोलैबोरेशन में ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स को इस बार रिलीज़ किया है। इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? ये प्राइमरली ये देखता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस कंट्री की कैसे हुई है और उसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कितना ध्यान दिया गया है, कि एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के की जाए। ऐसे नहीं कि पेड़ काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो नेचुरल इनहेबिटेंट्स हैं फॉरेस्ट में या कोई भी मरीन लाइफ है उसको डिस्टर्ब किए बिना जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग दी जाती है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के? स्विट्ज़रलैंड में। इसके ये कई बार ऐसे सीधे भी पूछ लेते कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अलावा एक और दिया जाता है कि एनर्जी जो सिक्योरिटी है और जो ट्रांसमिशन है, जैसे हम पहले फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो उससे ट्रांजिशन की जा रही है टू विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो कि ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं। उसके उसके तहत इन तीनों पैरामीटर्स के तहत ये रैंकिंग दी जाती है और इसमें इंडिया को 87th रैंक दिया गया है। तो इस बार इंडिया का 87th रैंक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज़ परचेज डॉलर्स वर्थ 5% ऑफ इट्स GDP? तो 5% ऑफ इट्स GDP ये किया है इंडिया ने। इसके लिए इंडिया ने क्या किया है? देखिए, अपना एक्सपोर्ट को सस्ता बनाने के लिए बहुत सी कंट्रीज़ अपने जो भी करेंसी होती है उसको डी वैल्यू कर देते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल है कि $1 ₹75 में आ रहा है, तो क्या करेंगे? हो सकता है इंडिया इसको डी वैल्यू कर दे और $1 ₹80 में हो जाए। इंडिया ने पहले भी किया है, 91 में भी किया है और बहुत सारे आज़ादी के टाइम पे भी किया था। उससे पहले इंडिया $1 ₹1 के बराबर था, $1 = $1। लेकिन अभी ये इतना हो चुका है, ताकि इससे क्या होता है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं और इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है। तो ये बहुत से इसके लिए अमेरिका ने हमें करेंसी वॉच लिस्ट में भी डाल दिया है। वॉच लिस्ट ये में क्यों डाला जाता है? जो मैनिपुलेटर्स होते हैं जो अपनी करेंसी को खुद डीवैल्यू करते हैं और मार्केट को नहीं डिटर्मिन करने देते। सभी कंट्रीज़ थोड़ा बहुत ये करती हैं, लेकिन ये 2% तक हम GDP का खरीद सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। अपने GDP का खरीद सकते हैं, तो उसे इस वॉच लिस्ट में नहीं डाला जाता। लेकिन इंडिया ने 5% किया है, इसलिए इन्होंने इसको इंडिया को इसमें डाल दिया है और हो सकता है हम इस साल के एंड तक इससे बाहर भी आ जाएं। लेकिन अभी के लिए अमेरिका ने इसे डाल दिया और इस पर स्ट्रिक्ट निगाह रखते हैं कि ये कंट्री आगे क्या कर रही है अपनी करेंसी के साथ। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड-19 इन इंडिया? तो अभी क्या है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जैसे अभी वो फ्री बांट रहे हैं अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, कोविड-19 के वैक्सीनेशन के शॉट्स फ्री लग रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है और उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल बहुत खर्चा आता है, इससे उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा है कि अब 1 मई के बाद हम इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। व्हाट विल बी द प्राइस होगी, 2 शॉट्स लगते हैं, एक पहले और एक कुछ टाइम बाद, तो वो होगा 400 पर शॉट का और टू दी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और 600 पर शॉट टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो टोटल हो गया 800 एंड 1200। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ कैंसल्ड इट्स डील विद चाइनाज रिगार्डिंग BRI? तो BRI क्या है? बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। ये चाइना की एक बहुत ही
महत्वाकांक्षी योजना है। 10 साल की इन्होंने ये योजना बनाई है कि इसके तहत ये जो भी समुद्री रास्ते हैं वो अपने इस तरह से डिसाइड करेंगे, जिस तरह से बनाएंगे और इस तरह से कंट्रीज़ को डेवलप करेंगे जो भी उस रास्ते में पड़ेंगी, ताकि इनका यूरोप, अमेरिका और बाकी सभी कंटिनेंट से राब्ता कायम हो सके थ्रू सी और रोड्स। जितने भी जैसे हमारे यहाँ पर लाओस, बांग्लादेश, थाईलैंड है, इनके पास ये रोड के थ्रू जाएंगे, और जो सेंट्रल अमेरिका और एशिया, जो यूरोप का एरिया है, उसके पास ये थ्रू इट्स मरीन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम किया जा सके और इनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। ये इनका जब से जी जिनपिंग आए हैं 2013 से ये स्टार्ट किया गया है, और ये बहुत ही, इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना बैकआउट कर लिया है। पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या है, हमारे तरह स्टेट्स हैं, वहाँ पर स्टेट ऑफ विक्टोरिया है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। स्टेट ऑफ विक्टोरिया है, ये रही, स्टेट ऑफ विक्टोरिया ये रही। इन्होंने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट कीजिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते और यहाँ पर फंड्स देते, जिससे ये एरिया डेवलप होता, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको रद्द कर दिया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि स्टेट ऑफ विक्टोरिया के साथ ये फेडरल, यहाँ पर भी फेडरल सिस्टम है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका डिवाइड क्रिएट कर रहा था चाइना, इसलिए इन्होंने इस इनिशिएटिव को कैंसिल कर दिया है। तो इससे चाइना को काफ़ी बड़ा धक्का लगा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ रीसेंट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स हैज़ इंक्रीज्ड इन विच इंडियन ब्रैकिश वाटर लेक। तो हमारा ब्रैकिश वाटर लेक क्या होती है, जहाँ पर खारा पानी और झील का साधारण पानी, जैसे मीठा पानी भी कह देते हैं, वो आपस में मिलता है, उसे जो कम नमकीन पानी बन जाता है उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर। तो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, चिल्का लेक। तो इसी में एक स्टडी हुई थी जिसमें डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, और इसमें माना गया है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो एक दो स्पीसीज़ तो ऐसी थी जिनके पिछले साल सिर्फ दो देखी गई थी, अब उनकी काउंटिंग 281 हो गई है। तो एक तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ थी जैसे ईरावड़ी, तो इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज़ को देखा गया, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये उड़ीसा में है माय डियर फ्रेंड्स, उड़ीसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अटैक्ड सीरिया विद मिसाइल्स। तो सीरिया के ऊपर मिसाइल से हमला किया है, ये किया है इज़राइल ने। इज़राइल ने क्यों हमला किया है, देखिए, सीरिया में कुछ विद्रोहियों ने इज़राइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास मिसाइल्स मार दी थी, जिसके रिटेलिएशन में इज़राइल ने भी वहाँ पर हमला कर दिया विद मिसाइल्स, और उन कट्टरपंथी ग्रुप्स को मार गिराने की कोशिश की। इज़राइल ने तो यही कहा है कि ये इन लोगों ने हम पहले हमला किया। इज़राइल में क्या है, एक अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है, अगर वो चारों तरफ से अरब कंट्री से घिरा हुआ है, तो जब भी कोई उन पे हमला होता है किसी भी इम्पोर्टेंट फैसिलिटी पे, तो सारे देश में एक अलार्म चल जाते हैं, जिसके बाद वो अपना एक्शन लेते हैं, और इसी तरह से उन्होंने सीरिया में ये मिसाइल्स दागे हैं। सीरिया जो है बहुत ही एक तरह के गृह युद्ध से में चल रहा है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे देश तो एक है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग अपना, कुछ एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, कुछ कोई ग्रुप बना हुआ है वो रूल करता है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम काम कर पाती है, कुछ में क्या हो रहा है, कुछ में क्या हो रहा है, तो एक ही देश में बहुत सारे देश बटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच इंडियन स्टेट। यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये तेलंगाना में लोकेटेड है। तेलंगाना में लोकेटेड है। इसमें क्या है, 4000 मेगावाट, जिसे आप 4 गीगावाट भी कह सकते हैं। 4 गीगावाट के थर्मल प्लांट पावर लगते हैं। 800 मेगावाट का एक यूनिट, और ये 5 यूनिट होंगे। तो इस तरह का थर्मल पावर प्लांट क्या हो, जहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो इस तरह के 5 यूनिट्स लग रहे हैं। टोटल इसकी कैपेसिटी होगी 4 गीगावाट की, और इसको इंजीनियरिंग ईपीसी मॉडल पे बनाया जा रहा है। ईपीसी मॉडल क्या होता है, ईपीसी मॉडल होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है,
नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहाँ पर बनाया जा रहा है। ईपीसी मॉडल होता है, इसमें क्या होता है, पैसा तो सारा सरकार देगी, जो पैसा लगेगा वो सरकार देगी, लेकिन इस जो ठेकेदार होता है उसको स्टार्टिंग से एंड तक इसे कंप्लीट करना होता है, सारा ध्यान उसी को देना हो। स्टेट किसी भी तरह के काम में नहीं पड़ती, वो सिर्फ फंड्स रिलीज़ करती है, तो इसको कहते हैं ईपीसी मॉडल। और भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे पीपीपी मॉडल होता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है, और बहुत से मॉडल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल दुनिया में बड़े प्रोजेक्ट इसी मॉडल के तहत बनाए जा रहे हैं। तो आज के तो यही क्वेश्चन थे माय डियर फ्रेंड्स, और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक्स।